हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम अगेन अपना सीडीपी का जो क्लास चल रहा था हमारा उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके पहले हमने देखा था कि रिसर्च मेथड कितने प्रकार के होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। वो आपको पिछले क्लास में मिल जाएंगी, जितनी वीडियो अपलोडेड है आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सीडीपी की, DDPLSU PRT के लिए। ठीक है, तो हमने देखा था कि रिसर्च होता है दो प्रकार का भी हमने देखा था, और ये थर्ड और लास्ट टाइप है रिसर्च का। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, और ये हमारा है कोरिलेशन रिसर्च मेथड। कोरिलेशन रिसर्च मेथड क्या होता है, मतलब कोई दो पैरामीटर इनके साथ में होने से, इसके बढ़ने से या इसके बढ़ने से, ये दोनों के बढ़ने या घटने से जो है दोनों इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए क्लास में रामू नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, और उसको टीचर पढ़ाता है। रामू ने आज बहुत अच्छा होमवर्क किया, ठीक है। तो टीचर उसको क्या कर रहा है, अच्छे से शाबाशी देता है। ठीक है, बोलता है कि रामू तुमने बहुत अच्छा काम किया, और बच्चा बहुत खुश हो जाता है। रामू बहुत खुश हो जाता है कि भाई टीचर ने मुझे शाबाशी दी, अब मैं अगले टाइम और भी अच्छा काम करूँगा। ठीक है, तो रामू का अच्छा होमवर्क करना ए और टीचर का शाबाशी देना बी, अगर ये हम दो पैरामीटर लें तो बी के बढ़ने के साथ, यानी शाबाशी जितनी बढ़ रही है, बच्चे के अच्छे काम करने के चांसेस और बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बी के बढ़ने के साथ जब ए भी बढ़ता है, यानी एक चीज़ के बढ़ने के साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, दोनों का आपस में सह संबंध है, उसकी वजह से क्या है, रिजल्ट जो है आगे की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और ये कैसा बढ़ना है, ये पॉजिटिव बढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जस्ट सपोज कि आपका ये एग्ज़ाम है DDPLSP का, और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप अब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, और आपका खुद सिलेबस बचा, आप पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आप डेली अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा जाएगा, आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे, आपकी नौकरी पक्की है। तो आपका ये सारा अच्छे से काम करना ए हो गया, और आपका रिजल्ट बी हो गया। जब ए अच्छा होगा तो बी बिल्कुल अच्छा जाएगा। अगर ए बढ़ रहा है तो बी के बढ़ने के भी फुल चांसेस है। यानी एक पैरामीटर के बढ़ने से अगर दूसरा पैरामीटर भी बढ़ता है पॉजिटिव वे में, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइप ऑफ कोरिलेशन। और अगर अब हम बात करते हैं निगेटिव कोरिलेशन की, तो निगेटिव कोरिलेशन में जो हमारा ए पैरामीटर है उसके बढ़ने से बी पैरामीटर क्या होता है, घटता है। जस्ट टेक अ एग्जाम्पल ऑफ इकॉनमी, कि आपके मार्केट में मान लीजिए किसी चीज़ की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। टमाटर के दाम देख लेते हैं, टमाटर का दाम बहुत बढ़ गया है इस वक्त। ठीक है, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अरे भाई एक दिन बिना सैलड के खा लेंगे, या फिर 10 दिन बिना सैलड के खा लेंगे, तो वो कंडीशन है। तो ए के बढ़ने के साथ बी की वैल्यू जब घटती है तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन, वो भी निगेटिव टाइप का कोरिलेशन। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें ये समझ में आ रही होंगी कि किसी भी वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर बढ़ती है और उसकी साथ बी जो है उसका घट रहा है, यानी कि उसके जो है मांग घट रहे हैं, उसकी डिमांड घट रही है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इसको हम किस टाइप का कोरिलेशन बोलेंगे, निगेटिव कोरिलेशन। वहीं पे अगर ए की वैल्यू क्या हो जाए, घट जाए, मतलब टमाटर के दाम अचानक से क्या हो जाए, घट जाए, तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, इसको खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। यानी ए के बढ़ने के साथ बी घट रहा है, या फिर बी ए के घटने के साथ बी बढ़ेगा। अब न्यूट्रल टाइप का कोरिलेशन क्या होता है, न्यूट्रल टाइप का कोरिलेशन वो होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर ए के बढ़ने से भी ए की वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए पर बी की वैल्यू घटेगी नहीं। ऐसा कब होता है, हमारी जो डेली मर्रा की चीज़ है, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे मान लीजिए आटे और दाल के भाव हैं, कुछ भी हो जाए, पर मान लीजिए आटे को लेके चलते हैं, आटे का दाम कितना भी बढ़ जाए पर रोटी खाना तो लोग बंद नहीं करेंगे ना। आटे का दाम 100 रुपये किलो भी चला जाएगा तो लोग इसको खरीदेंगे। यानी ए की वैल्यू चाहे कितनी भी हाई हो जाए, बी की वैल्यू भी हमेशा हाई ही रहेगी, इसको खरीदने वालों की संख्या कभी भी कम नहीं होगी। तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल रिलेशन, मतलब कि न्यूट्रल कोरिलेशन। यानी कि इसमें ए की वैल्यू चाहे जितनी भी बढ़ जाए, बी की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, वो भी साथ में बढ़ेगी ही। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कोरिलेशन टाइप ऑफ रिसर्च मेथड। तो हमने यहाँ पे रिसर्च मेथड के तीनों टाइप देख लिया, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशन। ठीक, हमने ये तीनों टाइप देख लिया है, और इसकी PDF भी आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसके बाद से। और एक और बात, जो हमारा न्यूट्रल रिलेशन होता है,
इसकी वैल्यू जो होती है, न्यूट्रल रिलेशन नहीं, जो हमारा ये तीनों कोरिलेशन टाइप हमने देखा, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल टाइप जो देखा हमने, इन तीनों की जो वैल्यू होती है ना, ये -1 से लेकर के +1 के बीच में ही लाई करती है। 0 से जितना भी अधिक जाएगा तो उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन शो करेगा, और 0 से जितना भी अधिक जाएगा पॉजिटिव के साइड भी उतना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन शो करेगा। ठीक है, उतना ही सहसंबंधता इसका स्ट्रॉन्ग शो करेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि रिसर्च करने के जो हमारे तरीके हैं, हमने देख लिया रिसर्च कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे रिसर्च हम करते कैसे हैं। तो रिसर्च करने के अभी हम यहाँ पे 2 तरीके देखेंगे, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल। मैं एक बात बताती हूँ आपको, आपने अगर साइंस पढ़ा है या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कुछ ऐसे रिसर्च के टॉपिक होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन के द्वारा दिया हुआ, उन्होंने अपने टाइम में नियम ढूंढा। ठीक है, उसके बाद से वो उस टाइम उतना प्रचलित नहीं हुआ। उनके मर जाने के बाद दूसरा कोई रिसर्चर आता है, दूसरा कोई साइंटिस्ट आता है, फिर उसके बाद से उनके डॉक्यूमेंट के देखता है, उनको रिसर्च करता है लैब में बाकायदा, फिर बताता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ऐसी जानकारी है जो किसी ने नहीं आज तक दी होगी। तो ये मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ कि कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जिनके बारे में एक्सपेरिमेंट करना और उनका रिजल्ट आने में इतना लंबा समय लगता है कि पहले पीढ़ी के जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनकी मौत तक हो जाती है, फिर भी वो रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाते हैं। फिर अगली पीढ़ी के आते हैं, और कभी कभी होता है ये सेकंड जनरेशन के टाइम में भी रिजल्ट नहीं आ पाता है, फिर इनके बाद थर्ड जनरेशन जब आती है तो वो रिजल्ट निकालती है, और तब जाके उस पर कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत वगैरह बन पाते हैं और वो सामने आ पाता है। जस्ट सपोज कि आपको किसी बच्चे के जीवन काल में होने वाले तमाम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में चेंजेस को पढ़ना है, रिसर्च करना है, और आपने किसी जन्म से हुए बच्चे को टारगेट कर लिया कि अब मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा, तो आप खुद ही रिसर्च कर रहे हो, तो आपकी भी कुछ एज होगी। वो बच्चा जब 30 का होगा तो मे बी आप 60 साल के हो जाओ। वो बच्चा, आपने 30 साल तक उसका रिसर्च किया, उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके तमाम पर्सपेक्टिव में, वो बच्चा जब और एज में जाएगा, 50 का जाएगा, तो मे बी आप ऊपर चले जाओ। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो भी रिसर्च कर रहा है। फिर उसके बाद उसके बारे में बचा हुआ रिसर्च आपने किसी और को थमा दिया, तो वो करता रहेगा। ठीक, तो ऐसा रिसर्च जिसमें काफ़ी लंबा समय लगता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथड। ठीक, तो ये भी एक तरीका होता है रिसर्च करने का। ठीक है, अब हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की बात करें अगर, तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का मतलब होता है कि आपको जो रिसर्च करना है, आपने क्या किया, उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे भाई इसका 10 साल में ही रिजल्ट चाहिए, मुझे 100 साल में रिजल्ट नहीं चाहिए, क्योंकि तब तक तो मैं रिजल्ट देखने के लिए बचूंगा ही नहीं। तो आप क्या करते हो, आपको मान लो बच्चों के ही ऊपर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में रिसर्च करना है, तो आपने 1 से 5 के एज ग्रुप को अलग रिसर्च करने लगा दिया। आपने 6 से 10 बच्चों को 6 से 10 एज के बच्चों को अलग रिसर्च में लगा दिया। मान लो आपने 10 से 30, फिर 30 से 60, सब एज ग्रुप वाले बच्चों को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया, उनके अलग अलग रिसर्च आपने कर लिए। आपने 2-3 साल में ये पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर उसके ऊपर और भी चीज़ें आपने कर ली, 5 साल के अंदर पूरा रिसर्च आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने एक ही टाइम पे तमाम एज ग्रुप के लोगों को एक सेक्शनल वाइज डिवाइड करके उनके ऊपर रिसर्च कर लिया। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक, यानी एक टाइम में आप नंबर ऑफ रिसर्च सेक्शन वाइज डिवाइड करके कर लेते हो। जो चीज़ आप किसी एक बंदे को कंसीडर करके करने वाले थे, जिसके लिए शायद 100 साल लग जाते, 90 साल लग जाते, तब तक आप नहीं रहते, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ रिसर्च होता है। और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है कि एक टाइम में, शॉर्ट टाइम में आपने क्या किया, लार्ज अमाउंट ऑफ रिसर्च कर लिए, नंबर्स ऑफ रिसर्च कर लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल टाइप ऑफ रिसर्च। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आज हमने इतना ही देखा है। मैं जानती हूँ वीडियो बहुत लेट लतीफ़ आ रही है, बट अभी ऐसा नहीं होगा। मैं ट्राई करूँगी, पूरी ट्राई करूँगी कि चीज़ें एकदम टाइम पे हो। और ये आपको PDF जो है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जैसे ही ये CDP, जितनी जल्दी इसके 4-5 क्लास और आपको मिलेंगे, फिर हमारा CDP कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम NIOS देख लेंगे, NIOS की बुक, और उसके बाद से हमारा प्रैक्टिस सेट, देन आपका पार्ट B कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था।
और दूसरी चीज़, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस सेट प्लीज़ लगाते रहें। और जियोग्राफी भी मैंने अभी जस्ट कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि इसके कुछ चैप्टर बचे हुए थे जनरल अवेयरनेस में, तो मैंने उसका एक मास्टर वीडियो दे दिया है, तो आप उसको जाके ज़रूर देख लेंगे। शायद 2.25 घंटे या फिर 2 घंटे कुछ 40 मिनट की वीडियो है शायद, तो आप जाके उसको देख लेंगे और वहाँ से आपका कंप्लीट ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी बहुत वास्ट होता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन उसमें से, ठीक है। तो ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।